जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज चल रही है इतिहास की, जिसमें हमारा टॉपिक है मुगल शासक, यानी कि मुगल साम्राज्य। जो मुगल साम्राज्य से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों मैं पहले से ही हम 109 प्रश्न को पूरा अच्छे से कर चुके हैं और आपने ही, मुझे उम्मीद होगी कि आपने भी उन्हें अच्छे से ही कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है जमींदारी के संदर्भ में। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बुक है दृष्टि IAS की, जो प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज की बुक है इतिहास की, जिसमें हम मुगल शासक को कर रहे हैं। दोस्तों, हर प्रश्न के साथ हम उसका उसका शॉर्ट नोट देखते चलिएगा और उनकी व्याख्या को भी करते हुए चलना है, यानी कि व्याख्या को देखते हुए चलेंगे, जिससे हमारे प्रश्न का कोई भी हमारे मन में डाउट ना रहे। आप इस बात की चिंता ना करें कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है जमींदारी के संदर्भ में। जमींदारी के संदर्भ में प्रश्न है, मुगल शासक की जमींदारी है। पहला कथन है कि जमींदार राज्य की ओर से जनता से कर वसूलते थे, यानी कि जो जमींदार होते थे वो राज्य की ओर से कर वसूलते थे। तो दोस्तों, ये कथन एकदम राइट है। क्यों? क्योंकि जो शासक थे वो जमींदारों को नियुक्त करते थे कर वसूलने के लिए, और ये जमींदार होते थे वो खुद के लिए सैनिक भी रखते थे अपने लिए, यानी कि वो सैनिक भी रखते थे। दोस्तों, अगला कथन पढ़ लेते हैं जमींदारी के संदर्भ में। दूसरा कथन है, इनके अपने किले तथा सैनिक होते थे। तो दोस्तों, ये भी कथन राइट है, क्योंकि इनके अपने किले और सैनिक भी होते थे, क्योंकि ये कर वसूलते थे, उसके लिए सैनिक की जरूरत पड़ती थी। अगला कथन है, जमींदारी के कारण गांव में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई, यानी कि जमींदारी है उसके कारण गांव में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। तो दोस्तों, ये भी कथन क्या है हमारा सही है। ये भी कथन क्या है हमारा सही है। 3 नंबर भी कथन सही है। दोस्तों, प्रश्न में पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसमें तो हमारे तीनों कथन सही हो गए, तो 1 और 2 तीनों सही हो जाएंगे। दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं जमींदारी के संदर्भ में। जमींदारी के बारे में देख लेते हैं व्याख्या में कि जमींदारी राज्य की ओर से जनता से कर वसूलते थे और इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था, यानी कि क्या मिलता था? उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था या किसी प्रकार की उन्हें लाभ मिलता था। अगला है, सैनिक संसाधन जमींदारों की ताकत का जरिया थे। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थीं, अतः कथन हमारा 2 भी सत्य है। अगला है, जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांव में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों की फसल भी बेचते थे, यानी कि उनकी जमीन थी उनकी भी फसल बेचते थे। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में दी गई प्रशासनिक जानकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? याद रखना, किसके बारे में पूछा हुआ है? आईन ए अकबरी के संदर्भ में, यानी कि प्रशासनिक जानकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। यानी कि 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से 1 कथन गलत है। तो दोस्तों, हम देखेंगे इसमें कौन सा कथन क्यों गलत है और वे 3 कथन कैसे सत्य हैं, इसके बारे में हम देखने वाले। तो पहला कथन है, इसमें 14 प्रांतों की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, याद रखना, जो आईने अकबरी है, आईने अकबरी में 14 प्रांतों की नहीं, कितने प्रांतों की? 12 प्रांतों की। 12 प्रांतों की विस्तृत जानकारी दी गई है। ये कथन याद रहेगा आपको, ये पॉइंट याद रखना है। जो आईने अकबरी है उसमें 14 प्रांतों की विस्तृत जानकारी दी गई है, ना कि 12 प्रांतों की, ना कि 14 प्रांतों की। याद रहेगा 12 प्रांतों की दी गई है। तो इसलिए पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों, असत्य कथन पूछा हुआ है, कथन गलत हो गया तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। प्रश्न तो हमारे यहाँ सॉल्व हो गया, लेकिन हम आईने अकबरी के बारे में तीनों कथनों को भी देख लेते हैं, अगर हमारे पेपर में इससे संबंधित सवाल आ जाता है तो उससे भी गलत ना हो। पहला है, इसके अनुसार सरयुगल दान में किया गया राजस्व अनुदान था। सरयुगल किसमें? इस सरयुगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान था। तो दोस्तों, एकदम राइट है। क्या? ये राइट है। अगला है, इसके मुल्क आबादी भाग में उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके मुल्क आबादी भाग में उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है, यानी कि आईने अकबरी का मुल्क आबादी भाग है, उसमें उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, ये भी आप पॉइंट नोट कर लेना या इसको अच्छे से देख लेना। अगला है इसमें पॉइंट, इसमें सूबों तथा उनकी प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयां, सरकार, महल, परगना का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये भी कथन सही है। जो यानी कि सूबा थे या प्रांत, वो सरकार में, महल में और परगना में यानी कि बटे हुए थे। तो दोस्तों, पहला कथन तो गलत हो गया और बाकी 3 कथन हमारे सही हैं। देख लेते हैं सर, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि आईने अकबरी के तीसरे भाग मुल्क आबादी में 12 प्रांतों की चर्चा की गई है,
याद रहेगा कितने प्रांतों की, 12 प्रांतों की, ना कि 14 प्रांतों की। याद रखना 12 प्रांतों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित कर लेते हैं इन तीनों कथनों को। 4 कथन दे रखे हैं। पहला है पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध तो आप सभी को पता है ये कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिससे कि जो दिल्ली सल्तनत था उसका अंत हुआ और उसमें मुगल साम्राज्य का उदय हुआ था। कब, 1526 से। अगला है नादिर शाह का आक्रमण। दोस्तों हम बार बार पढ़ चुके हैं कि नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1739 में। ये तो आपको पॉइंट याद हो गया होगा। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानगी प्राप्त करना। तो दोस्तों इसको आप महत्वपूर्ण करके याद कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानगी प्राप्त कब की थी, तो वो की थी 1765 में। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध ये 1761 में हुआ था। कब हुआ था, सॉरी 1761 में हुआ था। तो दोस्तों इसमें पहले पर ए है और बी पर सी है और सी पर 2 है और डी पर 4 है ऑप्शन। तो दोस्तों इसके कूट देख लेते हैं, पर आपको इनकी डेट अच्छे से देख लेनी है। ये इसके कूट दे रखे हैं, कूट में हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों इनके मिलान दे रखे हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं जिससे हमें अच्छे से याद भी हो जाए। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण ये होता 1739 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा दीवानगी प्राप्त करना ये हुआ था 1765 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध सभी को पता है 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। तो दोस्तों हमें पानीपत का प्रथम युद्ध याद है और ये भी याद है और ये भी याद है, पर आपको मुझे उम्मीद है ये याद नहीं होगा, तो इसे भी याद कर लेना। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 3 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है उनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों तीनों कथनों के बारे में एक एक बार पढ़ के देख लेते हैं। पहला कथन है बाबर मातृ पक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। तो दोस्तों ये कथन राइट है। हम दोस्तों इसको पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। अगर आपने पिछली कक्षा देखी हुई है तो आपको पता होगा कि जो बाबर था वो मातृ पक्ष से चंगेज खां की ओर था, जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। किससे, मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं, मुगल माता की ओर से। तो दोस्तों पहला कथन हमारा राइट हो जाएगा। और जो तैमूरी खानदान बोलते हैं, इसे हम तैमूरी वंश बोलते हैं, तो वो पिता की ओर से बोलते हैं। तैमूरी वंश पिता की ओर से, पितृ पक्ष की ओर से। याद रहेगा तैमूरी बाबर का जो तैमूरी है उसे हम पितृ पक्षात्मक बोलते हैं, और जो चंगेज खां है उसे मुगल या मातृ पक्ष बोलते हैं। अगला है अकबर हिंदू कुश पर्वत तक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहा। यानी कि अकबर है वो हिंदू कुश पर्वत तक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहा। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। क्यों राइट है, जो अकबर ने जो क्या है हिंदू कुश पर्वत तक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में वो सफल रहा था, इसलिए सही है। अगला है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। क्या है, ये भी कथन राइट है। याद रखना मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो आपको पॉइंट याद रखना है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। पहले इसके कूट देख लेते हैं कौन कौन से सही हो जाएंगे। 1, 2, तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसमें भी राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं पहले, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलेंगे। व्याख्या में दे रखा है कि मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है। मुगलों ने स्वयं को तैमूरी कहा क्योंकि वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे, तथा मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। अगला है अकबर ने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और ईरान से सफाविद तथा तुरान के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर नियंत्रण बनाए रखा। अगला पॉइंट है इसी में कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। हमने इसे 2 बार पढ़ लिया है, तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होता है तो एक छोटा सा पॉइंट लगा के इसे नोट कर लेना। अगला प्रश्न है मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 4 कथन दे रखे हैं हमसे, और हमसे क्या पूछा हुआ है, सही कथन पूछा हुआ है। प्रश्न में सही कथन पूछा हुआ है। दोस्तों ये एक बात तो आपको फिर बता देता हूँ कि आपको हमें प्रश्न जब भी पढ़ना है तो ये देख लेना है हमसे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, गलत कथन या सही कथन। यहाँ पर अक्सर हम चुक्का खा जाते हैं। तो 4 कथन दे रखे, एक एक कथनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला है
मुगल दरबार की भाषा अरबी थी। तो दोस्तों हम बार बार पढ़ते हैं कि मुगल दरबार की भाषा क्या थी, फारसी थी, ना कि अरबी। फारसी भाषा थी मुगल साम्राज्य की, मुगल काल की फारसी भाषा थी, ना कि अरबी। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। अगला है नस्तलिख। नस्तलिख लेखन की एक शैली थी। नस्तलिख एक लेखन की शैली थी। जो नस्तलिख है वो लेखन की एक शैली थी। तो उससे ये कथन राइट है, याद रखना, नस्तलिख लेखन की एक शैली है। अगला कथन है चित्रकार मीर सैयद अली और अब्बुस। चित्रकार मीर सैयद अली और अब्बुस समद का संबंधी ईरान से था। यानी कि जो चित्रकार है मीर सैयद अली और अब्बुस समद, इनका संबंध कहाँ से था, ईरान से था। कहाँ से था, ईरान से। तो दोस्तों ये कथन राइट है क्योंकि इनका संबंध ईरान से ही था। अगला है बेहजाद सफावी दरबार का चित्रकार था। बेहजाद सफावी मुगल दरबार का चित्रकार था। तो दोस्तों ये भी कथन क्या है हमारा, राइट है। ये भी कथन राइट है। दोस्तों पहला कथन गलत हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि ये फारसी भाषा का, मुगल दरबार में फारसी भाषा का उपयोग था। यानी कि मुगल दरबार की भाषा क्या थी, फारसी थी। तो ये पहला कथन तो गलत हो जाएगा और बाकी कथन तीनों सही हैं। जब तीनों कथन सही है तो आंसर देख लेते कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। व्याख्या में पढ़ लेते हैं चारों कथनों के बारे में अच्छे से। व्याख्या दे रखी है कि मुगल दरबार की भाषा फारसी थी। क्या थी, फारसी। जबकि उनकी मातृभाषा क्या थी, तुर्की थी। याद रहेगी, मातृभाषा तुर्की थी और दरबार की भाषा फारसी थी। 2 पॉइंट इसमें बन गए, मातृभाषा तुर्की, दरबार की भाषा फारसी। 2 पॉइंट इसमें बन गए। अगला है अकबर ने संभवतः यह भाषा ईरान के सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों को बनाए रखने के लिए चुनी थी। फारसी के हिंदवी के साथ संपर्क से हिंदू उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। अतः कथन एक क्या है, गलत है। अगला है नस्तलिख लेखन की एक शैली थी। यह एक तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। दोस्तों 2 पॉइंट और दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट है चित्रकार मीर सैयद अली और अब्बुस समद का संबंध ईरान से था। कहाँ से था, ईरान से। याद रखना, जो मीर सैयद अली हैं और अब्बुस समद, इनका संबंध एक तो मुगल दरबार से था और दूसरा ईरान से था। ये ईरान के थे। इन चित्रकारों को हुमायूं ने अपने साथ दिल्ली लाया था। यानी कि हुमायूं अपने साथ दिल्ली लाया था। कौन लाया था, हुमायूं। याद रहेगा, मुगल काल से संबंधित है, वो भी हुमायूं के टाइम। अगला है बेहजाद सफावी दरबार का चित्रकार था। बेहजाद जैसे चित्रकारों ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सोहरावर्दी दर्शन और अबुल फजल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है, यानी कौन कौन से कथन सही है। दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं इसमें से, फिर वही बात हमें देखना है कौन कौन से कथन इसमें सही है। एक एक कथन को आप अच्छे से इसे पढ़ते जाइए और जो कथन हमारा सही है उसे आप एक शॉर्ट नोट के तहत नोट भी करते हुए चलेंगे। तो पहला कथन है सोहरावर्दी दर्शन प्लेटो की रिपब्लिकन से प्रेरित है। तो दोस्तों एकदम राइट है क्योंकि सोहरावर्दी दर्शन है, सोहरावर्दी दर्शन प्लेटो की जो रिपब्लिकन है उससे प्रेरित था। अगला है अबुल फजल ईरान के सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से प्रभावित थे। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। अगला है अबुल फजल ने सुलह कुल की नीति को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना था। प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना था किसने, अबुल फजल ने। किसको, सुलह एक कुल की नीति को। तो दोस्तों ये भी कथन क्या है हमारा, राइट है। यानी कि तीनों कथन क्या है हमारे, राइट है। इसके बारे में व्याख्या में देख लेते हैं। पहले आंसर देख लेते हैं क्या होगा। आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब इसके बारे में व्याख्या में पढ़ लेते हैं। सोहरावर्दी दर्शन प्लेटो की रिपब्लिकन से प्रेरित था। याद रखना, जो सोहरावर्दी दर्शन है वो प्लेटो की रिपब्लिकन से प्रेरित हो गया था। अगला है जहां ईश्वर को सूर्य के रूप में निरूपित किया गया, सोहरावर्दी की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। शेख मुबारक तथा उनके पुत्र फैजी और अबुल फजल ने इसका अध्ययन किया था। अतः कथन फर्स्ट भी सही है। अगला है अबुल फजल ईरान के सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था, इसलिए उसने ईश्वर
फर ए इजादी के निश्चित प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व को अपने ऊंचे स्थान पर रखा है। अगला पॉइंट है, अबुल फजल ने सुलह एक कुल की नीति को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना है। इस नीति में सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, परंतु साथ ही एक शर्त यह भी थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए 3 भी कथन सही है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा लिए गए निर्णय संबंधित तिथि। तो दोस्तों पहला है तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने कब की थी? तो ये की थी 1563 में। कब की थी? 1563 में, याद रहेगा, 1563 में। जजिया कर ये लगाया था 1564 में। 1564 में राजधानी का लाहौर स्थानांतरित, तो ये किया था 85 में। कब किया था? 85 में, याद रहेगा। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63 में और जजिया कर की समाप्ति 1564 में, और राजधानी का लाहौर स्थापित करना ये की थी 1575 में। कब की थी? 1575 में। याद रहेंगे, तीनों याद रहेंगे। पूछा हुआ है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों इसमें सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इन तीनों की सन को याद रख लेना है, कौन सा कार्य कब हुआ था। कभी कभी प्रश्न में हमसे 3-4 कथन धर के इसी तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, और मिलान भी पूछ ले सकते हैं, यानी कि सुमेलित कौन कौन से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। उपयुक्त युग्मों को सुमेलित इस प्रकार है, यानी कि कैसे दिया रखा है। तो अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1585 में हुई थी। कब हुई थी? 1585 में। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है, किसके संबंध में? मुगल काल के संबंध में है। पहला कथन है, जो शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण हुमायूं ने दिल्ली में कराया था। तो दोस्तों आपको एक पॉइंट याद रखना है कि शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण हुमायूं नहीं किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ करवाया था? सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में, जामा मस्जिद के बगल में कराया था। अगला पॉइंट है, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस पॉइंट को। तो दोस्तों याद रखना, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही कराया था। अगला पॉइंट है, अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रित मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा क्या है? राइट है। तो दोस्तों 2 कथन राइट है और पहला कथन गलत है, तो आंसर तो आपको ऑप्शन बी ही लगाना पड़ेगा। मगर आप ये पॉइंट याद रखना कि शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था, जामा मस्जिद के, जुम्मा मस्जिद के बगल में। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले, कि शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में कराया था। अगला पॉइंट है, बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला पॉइंट है, अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। 13 वर्षों तक इस सीमा पर मजबूत नियंत्रण स्थापित किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कि अभिवादन का तरीका है और एक तरफ अर्थ दे रखा है, और हमसे पूछा हुआ है सुमेलित है, कौन कौन से सुमेलित है। तो दोस्तों आपको बता दें, कॉर्निश, यह कॉर्निश क्या है? तो दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रख के आगे की ओर झुकना, तो ये कॉर्निश है। अगला है चार तस्लीम। चार तस्लीम इधर दे रखा है कि बादशाह के पैरों को चूमना। तो दोस्तों हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बादशाह के पैरों को चूमना ये एक पैबोस प्रथा थी। क्या थी? पैबोस प्रथा थी, ना कि चार तस्लीम। तो दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा, पैबोस। और ये सिजदा और पैबोस प्रथा किसने लागू की थी? वल्वन ने लागू की थी, ये भी पॉइंट याद रखना। पैबोस और सिजदा ये किसने लागू की थी? तो ये की थी किसने? वल्वन ने। सिजदा की बात करें तो दंडवत लेटना, तो जैसे ये भी कथन एकदम राइट है। दंडवत लेटना ये क्या थी? सिजदा प्रथा थी। और कॉर्निश
दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रख के आगे की ओर झुकना, ये कॉर्निश थी। लेकिन 4 तस्लीम के बारे में भी व्याख्या में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 1 और 3 कथन राइट है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। अगला इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक तरीका था जिसमें दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। अगला है 4 तस्लीम। 4 तस्लीम के बारे में देख लेते हैं। पैबोस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन 4 तस्लीम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू करते थे, तलहटी ऊपर की ओर होती थी। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता था तथा तलहटी को सिर के ऊपर रखता था। ऐसी तस्लीम 4 बार होती थी, अतः युग्म 2 गलत है। अगला है सिजदा के बारे में देख लेते हैं। सिजदा आत्म अभिवेदन का उच्च रूप था। क्या था? उच्च रूप। सिजदा या दंडवत लेटना शाहजहां के शासनकाल में सिजदा जैसे तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम एवं जमी बोसी यानी कि जमीन चूमने के तरीके अपनाए जाते थे। याद रखना, सिजदा जैसे तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम, यानी कि हम वो पीछे ऊपर पढ़ चुके हैं। 4 तस्लीम ये शाहजहां के काल से संबंधित है, याद रखना। और पैबोस और सिजदा तो आपको मैंने बता ही दिया है, बलबन के समय थे। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मुगल काल के संदर्भ। दोस्तों फिर मुगल काल के संदर्भ में 4 कथन दे रखे हैं, इनको आराम से पढ़ते हुए चलते हैं। पहला कथन है टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, यानी कि टॉमस रो क्या है? ये जहांगीर के दरबार में आया था। तो दोस्तों ये एकदम ये कथन राइट है, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। टॉमस रो जेम्स प्रथम का दूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला है झरोका दर्शन प्रथा की शुरुआत शाहजहां ने की थी। किसने? शाहजहां ने की थी। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखना, जो झरोका दर्शन की शुरुआत ये किसने की थी? तो ये अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। दोस्तों हर एक पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है कि जो कौन सी प्रथा है, झरोका दर्शन प्रथा है, इसकी शुरुआत अकबर ने की थी, ना कि शाहजहां ने। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत हो जाएगा। अगला है दीवाने खास एक सार्वजनिक सभा भवन था। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, जो दीवाने खास था वो निजी लोगों के लिए था, यानी कि बड़े बड़े ऊंचे लोगों को या अपने लोगों को एक निजी बात करने के लिए था। लेकिन जो दीवाने आम था वो सार्वजनिक सभा का भवन था, ना कि दीवाने खास, इसलिए गलत हो जाएगा। याद रहेगा, दीवाने खास अच्छे लोगों के लिए था और जो सार्वजनिक यानी सभी लोगों के लिए था वो दीवाने आम था, दीवाने आम। तो इसलिए कौन सा तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। अगला है सब ए बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर से तो दोस्तों ये पॉइंट एकदम राइट है। ये पॉइंट क्या एकदम राइट है, सब ए बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर से है। तो दोस्तों ये वाला कथन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। 1 और 4 कथन राइट है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। सही कथन पूछा हुआ है। व्याख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है इसमें पॉइंट है टॉमस रो जेम्स प्रथम का दूत था। ये पॉइंट याद रखना दोस्तों, कभी कभी प्रश्न में आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि टॉमस रो किसका दूत था? तो जेम्स प्रथम का था, जो जहांगीर के दरबार में आया था। झरोका दर्शन प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। दीवाने खास निजी सभाएं होती थी तथा गोपनीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, जबकि दीवाने आम एक सार्वजनिक सभा भवन था। अगला है शब ए बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि से है। किसका? शब ए बारात या हिजरी कैलेंडर। दोस्तों हमने प्रश्न को देखा मुगल काल के संदर्भ में और उसके व्याख्या भी देखी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे से ये समझ में आ रहे होंगे। अगला है एक प्रश्न है कि एक तरफ सूची दे रखी है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। पहला है जात। तो दोस्तों जात की बात करें, जात तो ये एक मनसबदार के पद तथा वेतन का सूचक था। जात मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक था। सवार ये क्या था? मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या, ये क्या थी? सवार थी। दीवाने आला ये वित्त मंत्री था। दीवाने मास ये अनुदान मंत्री था। तो दीवाने आला वित्त मंत्री, मदद मास अनुदान मंत्री। तो दोस्तों ये पॉइंट हमने पढ़ रखे हैं, ये मुगल काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुगल काल से। तो दोस्तों इसमें हमने ये मिलान कर दिए,
एकदम सही राइट हो गए। तो दोस्तों इनको इस प्रकार याद कर लेना। इसके कूट देख लेते हैं कौन से सही होंगे। ए पर 2 और बी पर 1। ए पर 2 बी पर 1 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। उपयुक्त सूची का सुमेलित इस प्रकार है कि जात शाही पदानुक्रम में मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक था। सवाल यह सूचित करता था कि शासक मनसबदारों से कितने घुड़सवारों को रखने संबंधी अपेक्षा करता है। दीवाने आला ये वित्त मंत्री है, दीवाने मास अनुदान मंत्री। तो दोस्तों ये इनके मिलान हो गए। अगला ही पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न कि मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था। तो दोस्तों याद रखना, हरकार ये क्या था, एक डाक विभाग था। हरकार डाक विभाग था किस समय, मुगल काल के संबंध में। और इस हरकारों के बारे में एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है कि मुगल काल में हरकारों का संबंध डाक विभाग से था। याद रखना दोस्तों, जो हरकारों थे उसे मुगल काल में डाक विभाग से संबंध था उसका। इन्हें कसीद अथवा पथमार भी कहा जाता था। बांस के डिब्बों को लपेटकर कागज को लेकर हरकारों के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य ऐसे ही तीव्र सूचना तंत्रों से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि प्रांतीय प्रशासन के संबंध में ये कथन दे रखे हैं, इन्हें हम अच्छे से देखते हैं। पहला है, केंद्र प्रांतों में, यानी कि प्रांतों को क्या कहते हैं, सूबा, प्रांतों में तथा प्रांत सरकारों में विभाजित थे। तो दोस्तों एकदम राइट है। और प्रांत किस में विभाजित होते थे, ये किस में विभाजित होते थे, परगना में। ये परगना में विभाजित होता था। तो केंद्र प्रांतों में, प्रांत सरकारों में, सरकार परगना में विभाजित होती थी। अगला पॉइंट है, कानून को राजस्व संग्रहण का प्रभारी था। तो दोस्तों कानून को नहीं था, राजस्व संग्रहण प्रभारी कौन था, तो वो था चौधरी था। कौन, जो राजस्व संग्रहण प्रभारी था वो चौधरी था। और अगला पॉइंट है, चौधरी राजस्व आलेखन करता था। तो दोस्तों हम चौधरी का काम पढ़ चुके हैं, तो चौधरी नहीं, राजस्व आलेखन का कार्य कौन करता था, तो वो करता था कानून को। ये करता था कानून को करता था। तो दोस्तों दोनों नीचे वाले कथन क्या है, हमारे गलत हैं। इसमें से पूछा हुआ है कौन सा कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, 2 और 3 सही नहीं है। जब 2 और 3 सही नहीं है तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों हर प्रश्न में आपको बता चुका हूँ कि जो हमें प्रश्न सबसे पहले देखना है वो देखना है इसमें से क्या पूछा हुआ है, सही या गलत। तो दोस्तों गलत कथन पूछा हुआ है तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं कि मुगल काल में केंद्र प्रांतों में और प्रांत सरकारों में एवं सरकारें परगना में बटी थी। अगला है, परगना उपजिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देख रेख 3 अर्ध वंशानुगत अधिकारियों, कानून को राजस्व आलेखन रखने वाले चौधरी, राजस्व संग्रहण का प्रभारी और काजी द्वारा की जाती थी। इसलिए कथन 2 और 3 भी गलत है। अगला प्रश्न है, कांधार के संदर्भ में, यानी कि कंधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंधार के संदर्भ में कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। पहले कथन को पढ़ते हैं, कांधार सफाविदों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। तो दोस्तों एकदम कथन राइट है। ये जो कांधार थे वो सफाविदों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। अगला है, कंधार का किला नगर आरा में हुमायूं के अधिकार में था। यानी कांधार का जो किला है वो आरा में हुमायूं के अधिकार में था। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। अगला है, अपने शासनकाल में अकबर ने भी इस पर अधिकार स्थापित किया था। जो अपने शासनकाल में अकबर थे उन्होंने भी इस पर अधिकार स्थापित किया था। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। दोस्तों तीनों कथन राइट हो गए। तो आप सभी को पता है 1 और 2 तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं एक बार इनके बारे में फिर दोबारा से। व्याख्या में दे रखा है कि मुगल नीति का निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों विशेषकर काबुल तथा कांधार पर नियंत्रण के द्वारा हिंदू कुश की ओर से आ सकने वाले संभावित सभी खतरों से बचा जा सके। कांधार सफाविदों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। याद रखना ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि कांधार सफाविदों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण थे। अगला है, कांधार का किला नगर आरा में हुमायूं के अधिकार में था। 1595 में अकबर ने भी कांधार पर अधिकार कर लिया था। ये भी पॉइंट याद रखना, कांधार पर
अधिकार अकबर ने भी किया था। कब किया था? 1595 में। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में अंतरधर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया था। यानी कि जो अकबर थे उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी। कब की थी? 1575 में की थी। 1575 में की थी। और ये एक अंतरधर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया। तो दोस्तों एकदम कथन राइट है कि इसमें सभी धर्मों के लिए वाद विवाद के लिए खोला गया था। अगला है अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया है। तो अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया है। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा राइट है। क्या है? ये भी कथन हमारा राइट है। तो दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। जब इसमें दोनों कथन राइट हैं तो ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इससे एक और दो दोनों उधर रखें। तो आगे ऑप्शन देख लेते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन सी तो हमारा राइट हो जाएगा। इसमें व्याख्या और देख लेते हैं इसके बारे में कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों और पारसियों और ईसाओं के लिए अंतरधर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया था। अगला पॉइंट है इसमें अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया था और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग भी किया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों के गद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम कौन सा है? यानी कि जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल में जो राजवंश बने थे उनके कालानुक्रम को हमें देखना है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि बहादुर शाह प्रथम था, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुखसियर, उसके बाद शाह आलम द्वितीय था। तो दोस्तों पहला कथन हमारा राइट है। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार, फर्रुखसियर, फिर शाह आलम द्वितीय, ये मुगल शासकों की गद्दी पर बैठने का कालानुक्रम है। इनके बारे में एक बार सन और के बारे में देख लेते हैं व्याख्या में। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके तीनों बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ जिसमें 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। उसने 1707 से 1712 की अवधि तक शासन किया था। किसने? बहादुर शाह ने 1707 में राजा बना और 1712 तक शासन किया था। अगला ही पॉइंट है इसमें बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांदार शाह ने तत्कालीन शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी पर प्राप्त किया था। तो दोस्तों एक पॉइंट याद रखना कि हमसे अगर प्रश्न में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जहांदार शाह ने जुल्फिकार की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, तो दोस्तों ये कथन राइट हो जाएगा। या फिर हमसे वन लाइनर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जहांदार शाह ने किसकी सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, तो वो की थी जुल्फिकार की सहायता से, जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। दोस्तों प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार पूछ लिया है लेकिन प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा मेन पॉइंट है। अगला है यह नितांत अयोग्य शासक था, लोग उसे लंपट मूर्ख कहते थे। दोस्तों पॉइंट एक यहाँ पर भी निकल के आया है कि जहांदार शाह को लोग क्या कहकर बुलाते थे, तो उसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। किसे? जहांदार शाह को। अगला पॉइंट है जहांदार शाह को परास्त करके सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बहारा की सहायता से उनका भतीजा फर्रुखसियर 1713 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की सत्ता पाने में सहायता की थी और बाद में उन्होंने ही उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने बारी बारी से 2 युवा शहजादों को गद्दी पर बैठाया जो बीमारी से मर गए। इसके बाद 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया था। भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं ने राजा बनाने वाला यानी कि किंग मेकर की भूमिका निभाई है के नाम से भी जाना जाता है। शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा था। दोस्तों अगला प्रश्न है नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो हम सन पीछे देख चुके हैं, आपको याद होगी कि 1739 में इसका आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1739 में। किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह के समय हुआ था। मोहम्मद शाह के समय हुआ था। ये मोहम्मद शाह रंगीला भी इसे कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। नादिर शाह का आक्रमण 1738 से 39 में मोहम्मद शाह के समय हुआ था। मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति उदासीन था।
मदिरा और सुंदरी के प्रति अत्यधिक रुचि रखता था, जिसके कारण उसे लोग रंगीला कहा करते थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह अंतिम शासक था। एक पॉइंट ये भी याद रखना कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तो वो था कौन? मोहम्मद शाह था। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मुगल शासक जहांदार के संदर्भ में। कौन है? जहांदार। पहला कथन है जहांदार जुल्फिकार की सहायता से गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों ये कथन राइट है। हम पीछे देख चुके हैं कि जहांदार शाह जुल्फिकार की सहायता से गद्दी पर बैठा था। अगला है उसके समय में जजिया समाप्त किया गया। तो ये भी कथन हमारा राइट है। जहांदार के संदर्भ में जहांदार के समय जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। अगला है इसी के शासनकाल में आमेर के शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई थी। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा राइट है। दोस्तों 3 कथन राइट हो गए, तो इसमें सही कथन पूछा हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं कि उपयुक्त तीनों कथन हमारे सही हैं। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है जहांदार ने तत्कालीन सबसे शक्तिशाली शासक जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। जहांदार के समय जुल्फिकार खां वजीर बना और साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए। इसी क्रम में घृणित जजिया कर को समाप्त किया। अगला पॉइंट इसमें आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई और उन्हें मालवा का सूबेदार बना दिया गया था। याद रहेगा जो जय सिंह है उसको मिर्जा राजा की सवाई की पदवी दी गई थी। किसे? जय सिंह को, और ये आमेर के थे। अगला है मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसे हम बार बार पढ़ चुके हैं कि इजारेदार ये लगान वसूलने वाला ठेकेदार होता था। क्या होता था? लगान वसूलने वाला ठेकेदार। ये पॉइंट याद रखिएगा इजारेदार के बारे में। दोस्तों हम पीछे आपको एक पॉइंट और बता के आए थे कि डाकघर यानी कि जो डाक विभाग है उसको क्या कहते थे, यानी कि मुगल काल में डाक विभाग को क्या कहते थे। तो दोस्तों ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि इजारेदार उन्हें कहते थे जिससे शासक द्वारा लगान वसूलने का करार दिया जाता था। इस व्यवस्था को इजारेदार कहते थे। इसमें निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले शासक इजारेदार लगान के ठेकेदार और बिचौलियों के साथ यह करार करते थे कि वे शासक को एक निश्चित मुद्रा राशि लगान के रूप में दे दें, मगर वे किसानों से जितना लगान वसूल कर सकें उतना करने के लिए उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाता था। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा था। अगला है इसमें हालांकि मुगलों द्वारा इस व्यवस्था को नापसंद किया गया, फिर भी जहांदार शाह के काल में इसे बढ़ावा दिया गया था। अगला प्रश्न है नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में, यानी कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में किया था, यानी कि 1739 में आक्रमण किया था। तो नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। तो दोस्तों एकदम कठिन राइट है, क्योंकि ये भारत से तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को ले गया था, तो यानी कि अपार धन ले गया था, तो इसके लिए ही इसके प्रति आकर्षित हुआ था। अपार धन यानी कि ज़्यादा धन की लालसा थी। मुगल फौजों से उसका मुकाबला फरवरी 1739 में करनाल में हुआ था। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा राइट है। अगला है भारत में लूट से प्राप्त धन के कारण उसने अपने राज्य ईरान में 3 सालों तक कोई कर नहीं लगाया था। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा राइट है इसमें। अगला है उसने जहांदार के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताउस को नष्ट कर दिया और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। तो दोस्तों आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो मयूर सिंहासन है उसको नष्ट नहीं किया था, वो अपने साथ ले गया था, ना कि नष्ट किया था। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है। डी ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर हमारा यही वाला हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाली क्लास यहीं तक रखते हैं जो मुगल काल से संबंधित थी। दोस्तों इसके 129 प्रश्न हमने हल कर लिए। अगली क्लास में हम 130 प्रश्न से इस क्लास की शुरुआत करेंगे और जल्दी ही हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अगले टॉपिक को हम जल्दी ही क्लास में शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।